दोस्तों, एक मरीन ऑफिसर टेरी जो कि कमांडोज को भी लड़ने की ट्रेनिंग देता है, उसका पाला कुछ करप्ट पुलिस वालों से पड़ जाता है जो अनजाने में टेरी के भाई को मरवा देते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि टेरी कितना खतरनाक आदमी है तो उन सब की फट जाती है और वो सोचते हैं क्यों ना टेरी को भी रास्ते से हटा दिया जाए, वरना ये पहलवान हम सब की हड्डियां तोड़ तोड़ कर हमें मार डालेगा। लेकिन वो लोग ये बात भूल जाते हैं कि अपना ये पहलवान रीचर से कम नहीं है, ये भी उसके ही जितना ताकतवर है। अब टेरी उन सब का क्या हाल करेगा, ये देखने में आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम टेरी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि रिटायर मरीन सोल्जर है। टेरी अपनी साइकिल लेकर लुसियाना नाम के एक शहर में जा रहा है क्योंकि वहां की पुलिस ने टेरी के कजन भाई माइक को अरेस्ट करके रखा हुआ है, इसलिए टेरी अपने भाई माइक की बेल करवाने के लिए वहां पर जा रहा है। टेरी बहुत ही आराम से अपने कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनते हुए लुसियाना की तरफ जा रहा है। लेकिन तभी रास्ते में एक पुलिस कार टेरी का पीछा करने लगती है। वो टेरी को काफी बार हॉर्न देकर रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईयरफोन होने की वजह से टेरी को कुछ भी सुनाई नहीं देता और ये देखकर गाड़ी में बैठा पुलिस ऑफिसर टेरी की साइकिल को टक्कर मार देता है, जिससे टेरी जमीन पर गिर जाता है। तभी गाड़ी से इवान और स्टीव नाम के दो पुलिस वाले बाहर आते हैं और देखते ही देखते इवान टेरी को बिना किसी बात के अरेस्ट करने लगता है और टेरी को दोषी साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन टेरी तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं करता और बहुत ही आराम से इवान से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इवान और स्टीव उसकी एक भी बात को सीरियसली नहीं लेते। फिर इवान टेरी के बैग में से एक लिफाफा निकालता है और पूछता है क्या इसमें ड्रग्स हैं। अब इवान की बात सुनकर टेरी साफ इनकार कर देता है। फिर इवान टेरी से पूछता है तो अगर इसमें ड्रग्स नहीं है तो फिर क्या है, लेकिन टेरी तो इवान को कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। वो इवान से बस इतना ही कहता है कि इसके अंदर ड्रग्स नहीं है, जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई है, इसलिए मुझे जाने दो। लेकिन इवान और स्टीव टेरी की बात को इग्नोर कर देते हैं। फिर इवान टेरी के रोकते रोकते भी वो लिफाफा खोल ही लेता है और उसके अंदर उन्हें $36,000 मिलते हैं। अब उन पैसों को देखकर इवान को लगता है कि शायद ये ड्रग मनी है, लेकिन टेरी खुद को बचाने के लिए इवान से कहता है कि ये कोई ड्रग मनी नहीं है, बल्कि मैं लुसियाना में मेरे भाई की बेल करवाने के लिए जा रहा हूँ। मेरे पास उसके लिए कुछ पैसे हैं और बाकी के बचे हुए पैसों का हम एक पिकअप ट्रक खरीदेंगे ताकि काम करके अपना गुजारा कर सके। लेकिन इतने पैसों को देखकर इवान और स्टीव के मन में खोट आ जाता है। फिर टेरी उन्हें बताता है कि मैंने ये पैसे मेरे रेस्टोरेंट के शेयर बेचकर इकट्ठा किए हैं। लेकिन फिर भी इवान और स्टीव दोनों टेरी को झूठा साबित करने में ही लगे रहते हैं। लेकिन ये लोग मामले को भी बढ़ाना नहीं चाहते थे, इसलिए इवान और स्टीव टेरी की हथकड़ी खोल देते हैं और उसे वहीं पर छोड़कर उसके पैसे लेकर चले जाते हैं। फिर टेरी लुसियाना के एक कोर्ट में जाता है जहां पर वो एक आदमी एलियोट से मिलता है। दरअसल टेरी एलियोट को ही पैसे देकर माइक की बेल करवाने वाला था, लेकिन वो एलियोट को बताता है कि कुछ पुलिस वालों ने बीच रास्ते में मुझे रोका और मेरे सारे पैसे चुरा लिए, वो भी बिना किसी बात के। फिर टेरी की बात सुनकर एलियोट उसे कहता है कि मुझे तो ये ड्रग्स का मामला लग रहा है। लेकिन ये बात सुनते ही टेरी थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि इवान और स्टीव दोनों उस पर ड्रग डीलिंग का ही झूठा केस लगाने वाले थे। फिर टेरी इस बारे में एलियोट से पूछता है कि तुम्हें ये ड्रग का मामला कैसे लगा। फिर एलियोट कहता है कि मैंने तो बस ऐसे ही गैस किया था। फिर एलियोट उसे बताता है कि थर्सडे को तुम्हारे भाई के साथ सभी कैदियों को लोकल जेल से सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा, इसलिए अगर तुम उससे पहले $10,000 का इंतजाम कर लोगे तो माइक को बेल मिल जाएगी। और इतना कहने के बाद एलियोट वहां से चला जाता है। फिर उसके जाने के बाद समर नाम की एक एडवोकेट टेरी के पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। फिर वो टेरी को अपने साथ एक रेस्टोरेंट में लेकर जाती है। वहाँ टेरी समर को इवान और स्टीव नाम के दो पुलिस वालों के बारे में बताता है और कहता है उन्होंने बिना किसी वजह से मुझसे मेरे सारे पैसे छीन लिए। फिर समर उसे बताती है कि यहाँ के पुलिस वाले बहुत ही ज्यादा करप्ट हैं। वो चीफ के कहने पर लोगों से जबरदस्ती करके उनके पैसे ले लेते हैं, जिसके बाद चीफ उन्हें पब्लिक प्रॉपर्टी रूम में रख देता है और फिर अपने हिसाब से उनका यूज करता है। अगर तुम वहाँ से अपने पैसे ले आओ तो मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकती हूँ। और इतना कहने के बाद समर वहाँ से चली जाती है। फिर टेरी जिस रेस्टोरेंट में काम करता था उसके ओनर को कॉल करके
$10,000 की मांग करता है। टेरी का बॉस भी टेरी को $10,000 देने के लिए मान जाता है और कहता है जब भी तुम्हें पैसों की जरूरत हो तुम मुझे फोन कर देना। अब क्योंकि टेरी के पास रात के लिए किसी होटल रूम को बुक करने के भी पैसे नहीं थे, इसलिए टेरी जंगल में अपना कैंप लगा लेता है, क्योंकि मरीन सोल्जर होने के नाते उसे पता है कि जंगल में कैसे सरवाइव किया जाता है। फिर वो एक नदी से मछली पकड़कर उसे ही पकाकर खा लेता है और जैसे ही अगली सुबह होती है टेरी पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और जेसिका नाम की एक ऑफिसर के पास जाकर इवान और स्टीव के खिलाफ जबरदस्ती अपने पैसे हड़पने की रिपोर्ट लिखवाने लगता है। लेकिन जेसिका तो रिपोर्ट लिखने से साफ साफ इनकार कर देती है, क्योंकि इवान और स्टीव दोनों उसी स्टेशन के ऑफिसर थे। फिर जैसे ही स्टीव को पता चलता है कि टेरी उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने के लिए आया है तो स्टीव टेरी के पास आकर उससे बदतमीजी करने लगता है। फिर उन दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है, जिसकी आवाज सुनकर चीफ भी वहां पर आ जाता है। फिर चीफ भी टेरी के पास आते ही उस पर झूठे इल्जाम लगाने शुरू कर देता है। वो टेरी से झूठ कहता है कि कल जब तुम्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो तुम वहां से भाग गए। दरअसल चीफ टेरी को दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चीफ की बात सुनकर टेरी बिल्कुल शांत रहता है और आखिर में बस एक ही बात कहता है कि मुझे बस उन पैसों में से सिर्फ $10,000 चाहिए ताकि मैं माइक की बेल करवा सकूं। लेकिन चीफ तो उसको उतने पैसे देने से भी इनकार कर देता है। अब ये देखकर टेरी चीफ से कहता है तो एक बार माइक से मिलवा ही दो, मैं उसमें भी काम चला लूंगा। टेरी की बात सुनकर चीफ उसे कहता है कि कल सुबह 9 बजे सभी कैदियों को सेंट्रल जेल के लिए रवाना किया जाएगा, इसलिए तुम उससे पहले आकर माइक से मिल सकते हो। और ये बात सुनते ही टेरी पुलिस स्टेशन से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे जैसे ही टेरी पुलिस स्टेशन में आता है चीफ उसे बताता है कि कैदियों वाली बस रवाना हो गई है। अब ये बात सुनते ही टेरी समझ जाता है कि चीफ ने ऐसा जानबूझकर किया है, इसलिए टेरी अपनी साइकिल से ही उस बस का पीछा करने लगता है और कुछ शॉर्टकट्स लेकर बस तक पहुंच जाता है। बस के पास जाते ही टेरी माइक को आवाज लगाने लगता है। अब टेरी की आवाज सुनते ही माइक खिड़की के पास आ जाता है। फिर टेरी उसको कहता है कि सेंट्रल जेल में तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए वहां पर बचकर रहना, मैं जल्दी ही बेल करवाकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। अब माइक टेरी की बात को अच्छे से समझ जाता है और साथ में वो टेरी को देखकर खुश भी हो जाता है। फिर टेरी वापस सिटी में जाकर अपने बॉस को कॉल करता है और कहता है बॉस मुझे अभी की अभी पैसे चाहिए। लेकिन इस बार टेरी का बॉस उसको पैसे देने से इनकार कर देता है और कहता है पुलिस वालों ने हमारे रेस्टोरेंट पर छापा मारा है और वो मेरे पैसों वाले लॉकर को उठा कर ले गए। अब अपने बॉस की बात सुनकर टेरी समझ जाता है कि ये चीफ ने ही करवाया होगा, जिसके बाद टेरी कोर्ट में जाकर समर से मिलता है और उसे सारी बात बताता है। फिर समर उसे बताती है कि मैंने कोर्ट में बहुत सारे ऐसे लोगों की पेंडिंग फाइल्स देखी है जिन्होंने बहुत ही छोटे मोटे जुर्म किए हैं, लेकिन फिर भी उनको 90 दिनों तक जेल में ही रखा गया। मुझे लगता है कि उनके साथ कुछ तो गलत हो रहा है। अब तुम भी अगर अपने भाई को छुड़वाना चाहते हो तो जल्दी से $10,000 का इंतजाम करो। अगले सीन में हम देखते हैं चीफ जेसिका को टेरी के बारे में इंटरनेट पर सर्च करने को कहता है और जैसे ही जेसिका उसके बारे में सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि टेरी पहले मरीन ऑफिसर था, लेकिन वो कभी लड़ाई में नहीं गया। ये देखकर चीफ को लगता है कि शायद टेरी कच्चा खिलाड़ी होगा। इतने में टेरी भी दोबारा से पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंच जाता है। फिर चीफ की नजर जैसे ही टेरी पर पड़ती है वो टेरी से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन के बाहर ही चला जाता है। फिर टेरी उससे दोबारा से $10,000 की डिमांड करता है, लेकिन इस बार भी चीफ उसको $10,000 देने से इनकार कर देता है। इसी दौरान स्टेशन के अंदर जेसिका को भी पता चल जाता है कि टेरी कोई नॉर्मल मरीन ऑफिसर नहीं है, बल्कि वो स्पेशल कमांडो फोर्स को ट्रेनिंग देता है, यानी कि टेरी कमांडो से भी ज्यादा खतरनाक है। फिर जैसे ही स्टीव को ये बात पता चलती है तो वो जल्दी से बाहर जाकर कहता है कि अब टेरी से दूर रहिए, ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। फिर चीफ भी जल्दी से टेरी से दूर हटने की कोशिश करता है। फिर जैसे ही चीफ अपनी गन निकालता है तो उसी वक्त टेरी चीफ को पकड़कर उसकी गन छीन लेता है और फिर उसकी गन में से सारी गोलियां निकाल देता है। फिर टेरी जल्दी से स्टीव को भी पकड़ लेता है, जिसके बाद वो बहुत ही चालाकी से उसकी गन भी छीन लेता है और उसकी गन में से भी सारी गोलियां निकाल देता है। अब चीफ और स्टीव दोनों ही निहत्थे हो जाते हैं, यानी कि दोनों पूरे तरीके से टेरी के कंट्रोल में है। जिसके बाद टेरी चीफ और स्टीव को पुलिस स्टेशन के अंदर चलने को कहता है और अंदर ले जाकर दोनों को एक कुर्सी से बांध देता है। फिर टेरी चीफ से प्रॉपर्टी रूम की चाबी मांगता है और जेसिका को साथ लेकर उस रूम में चला जाता है। फिर वहां जाकर वो जेसिका से अपने पैसों में से $10,000 निकालने को कहता है। फिर जेसिका भी टेरी को उसी के पैसों में से $10,000 निकाल कर दे देती है और टेरी जेसिका को बिना कोई नुकसान पहुंचाए बंदूक
बंदूक की नोक पर वहां से ले जाता है ताकि पुलिस स्टेशन के बाहर किसी को भी उन पर शक ना हो। फिर पुलिस स्टेशन से काफी दूर आने के बाद टेरी जेसिका को गाड़ी रोकने के लिए कहता है और जेसिका भी टेरी के साथ पूरा कोऑपरेट करती है क्योंकि वो भी चीफ के गंदे कामों से तंग आ चुकी थी। फिर जाने से पहले टेरी जेसिका की गन से गोलियां निकालकर वो गन उसे वापस कर देता है और कहता है तुम्हारी गाड़ी की चाबी तुम्हें यहाँ से 1.5 मील दूर मिल जाएगी। और इतना कहने के बाद टेरी वहाँ से अपनी साइकिल लेकर चला जाता है। फिर टेरी सीधा कोर्ट पहुंच जाता है और एलियट को $10,000 दे देता है। लेकिन जिस समय एलियट पैसे गिन रहा था तो एन मौके पर टेरी को ढूंढते हुए वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और टेरी को गन पॉइंट पर ले लेती है। इसके बाद टेरी को मेडिकल चेकअप के लिए भेज दिया जाता है और चेकअप में टेरी की रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आती है। फिर पुलिस ऑफिसर इवान टेरी को पुलिस स्टेशन में लेकर जाता है और वहाँ पर पहुँचते ही इवान टेरी से कहता है कि चीफ के आगे कुछ भी मत बोलना, बस उनकी सुनते रहना। तभी कुछ देर बाद चीफ उन दोनों के साथ गाड़ी में आकर बैठ जाता है। रास्ते में जाते वक्त चीफ टेरी से पूछता है कि आखिर तुमने पुलिस स्टेशन के पब्लिक रूम में क्या देखा। चीफ की बात सुनकर टेरी उसे बताता है कि मैंने वहां पर बहुत सारे पैसे और इलीगल गन्स देखी जो तुमने लोगों से गैर कानूनी तरीके से हथिया कर वहां पर रखी हुई थी। टेरी की बात सुनकर चीफ उसको बातों ही बातों में कहता है कि तुम इन सब के बारे में किसी को भी मत बताना क्योंकि हमारा गुजारा इन्हीं पैसों से चलता है। फिर चीफ टेरी को हॉस्पिटल लेकर जाता है और गाड़ी से नीचे उतरकर टेरी को उसके बचे हुए $26,000 भी दे देता है और साथ में एक ट्रक भी फ्री में देता है। ये देखकर टेरी उससे पूछता है कि आखिर तुम मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो। फिर टेरी की बात सुनकर चीफ उसे बताता है कि जैसे ही माइक को सेंट्रल जेल में भेजा गया तो वहां पहुंचते ही कुछ कैदियों ने तुम्हारे भाई पर चाकू से हमला कर दिया जिस वजह से उसकी मौत हो गई। और ये बात बताते वक्त चीफ की फटी पड़ी थी। अब माइक की मौत की खबर सुनते ही टेरी अंदर से टूट जाता है क्योंकि उसने माइक को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की लेकिन फिर भी माइक की जान चली गई। और इन सब का जिम्मेदार टेरी सिर्फ चीफ को ही मानता है क्योंकि चीफ की वजह से ही टेरी को पैसे लाने में देर हो गई। फिर जाने से पहले चीफ टेरी से कहता है कि इस ट्रक और पैसों को लेकर तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ और कभी भी यहाँ पर वापस मत आना। दरअसल चीफ ऐसा इसलिए बोल रहा था ताकि टेरी उसके लिए आगे चलकर कोई भी मुसीबत खड़ी ना कर दे। फिर वहां से निकलकर टेरी माइक की डेड बॉडी के पास जाता है और उसकी मौत पर बहुत ज्यादा दुखी भी हो जाता है। फिर वहां से निकलकर टेरी समर से मिलता है क्योंकि टेरी ने इस सिटी को छोड़ने का प्लान कर लिया था। फिर समर भी टेरी को बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए जाती है लेकिन रास्ते में समर टेरी से कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम मेरी इस सिस्टम से लड़ने में हेल्प करोगे लेकिन तुम तो यहाँ से वापस जा रहे हो। लेकिन टेरी तो माइक की मौत पर इतना ज्यादा दुखी था कि वो इस काम के लिए समर से साफ साफ इनकार कर देता है कि मैं अब इस शहर से जा रहा हूँ, ये शहर मुझे रास नहीं आया। अब टेरी की बात सुनकर समर भी उसको ज्यादा फोर्स नहीं करती और उसे बस स्टैंड पर छोड़कर वापस अपने घर पर आकर सो जाती है क्योंकि वो काफी ज्यादा थक चुकी थी। तभी रात को समर जैसे ही वॉशरूम जाती है तो देखती है कि उसकी सिंक में ड्रग का एक खाली इंजेक्शन पड़ा है और तभी समर की नजर अपने हाथ पर पड़ती है जिसके ऊपर इंजेक्शन लगने का निशान था। लेकिन तभी वो देखती है कि एक पुलिस की कार उसके ही घर से कहीं जा रही है। अब इस बात से समर समझ जाती है कि जरूर चीफ ने ही किसी आदमी को भेजकर मुझे इंजेक्शन लगवाया है। अब धीरे धीरे समर की हालत खराब होने लगती है और वो बेहोश होने लगती है लेकिन वो हिम्मत करके टेरी को कॉल करके अपनी हेल्प के लिए बुला लेती है। फिर टेरी भी उसी वक्त समर के घर पर आ जाता है क्योंकि वो इस शहर से गया ही नहीं था। तभी नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं टेरी अभी भी समर के ही घर पर है और अब समर की हालत भी पहले से काफी ज्यादा बेहतर थी। फिर वो टेरी से बताती है कि चीफ को पता चल गया होगा कि मैंने ही तुम्हारा साथ दिया था जिस वजह से उन्होंने मेरे साथ ये सब किया। फिर वो टेरी को ये भी बताती है कि मेरी एक बेटी है और अगर कोर्ट में मेरा यूरिन टेस्ट हुआ और वो पॉजिटिव आ गया तो मेरी नौकरी तो जाएगी ही, साथ में मैं अपनी बच्ची की कस्टडी के लिए केस भी लड़ नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड के साथ डिवोर्स का केस चल रहा है और इस वक्त मेरी बेटी अपने पापा के पास है। लेकिन तभी समर के अंदर का खुददार इंसान जाग जाता है और वो टेरी से कहती है कि प्रॉब्लम्स मेरी है इसलिए मैं उनसे अकेले ही लड़ूंगी, तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। तभी नेक्स्ट मॉर्निंग हम समर को कोर्ट में देखते हैं और वहाँ पर उसका यूरिन टेस्ट भी पॉजिटिव आ जाता है इसलिए उसको अपनी बेटी की कस्टडी नहीं मिलती। फिर समर जज को समझाने की कोशिश करती है लेकिन जज भी चीफ के ही साथ मिला हुआ था इसलिए वो समर की कोई भी बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ टेरी भी अपना
अपना ट्रक लेकर उस सिटी को छोड़कर जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में स्टीव उसको रोक लेता है। तभी टेरी की नजर दो और पुलिस कार पर जाती है जो कि दोनों तरफ से टेरी का रास्ता रोक लेते हैं। तभी स्टीव टेरी के पास आता है और कहता है कि तुम्हें चीफ ने यहाँ से जाने के लिए कहा था, फिर तुम यहाँ पर वापस क्यों आए? अब तुमने अपना आखिरी चांस भी खो दिया है। और इतना कहने के बाद स्टीव टेरी पर गोलियां चलाने लगता है और एक गोली टेरी के कंधे पर लग जाती है। फिर टेरी किसी तरीके से स्टीव के हाथ से वो गन छीनने में कामयाब हो जाता है और स्टीव को इलेक्ट्रिक गन से शॉक देकर वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन इसी दौरान स्टीव के साथ आए ऑफिसर टेरी की गाड़ी को रोकने के लिए गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन टेरी जैसे तैसे बचकर वहां से निकल जाता है। फिर वहां से निकलकर टेरी अपने एक एशियन दोस्त के पास जाता है जो कि एक डॉक्टर था। फिर वो टेरी के कंधे से गोली भी निकाल देता है। तभी कुछ देर बाद वहां पर समर भी आ जाती है और टेरी की हालत देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है। फिर समर और टेरी कुछ देर अकेले में बात करते हैं। टेरी समर से कहता है कि अगर हमने उन सब पुलिस वालों का कुछ नहीं किया तो वो हम दोनों को मौत की नींद सुला देंगे, चाहे हम कहीं पर भी चले जाएं। इसलिए अब हमें उनसे लड़ना ही होगा। समर को भी टेरी की बात सही लगती है, जिसके बाद समर और टेरी दोनों एलियोट के पास चले जाते हैं ताकि वो एलियोट से चीफ की सच्चाई जान सके। लेकिन एलियोट तो समर और टेरी को कुछ भी बताने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसको भी पता है कि अगर उसने चीफ के खिलाफ कुछ भी बोला तो चीफ उसे भी मौत की नींद सुला देगा। इसलिए एलियोट समर और टेरी की कुछ भी हेल्प नहीं करता और वहां से चला जाता है। फिर समर और टेरी दोनों ही चुपके से जज के घर में चले जाते हैं और जज को पहले से ही पता था कि टेरी और समर यहाँ पर जरूर आएंगे, क्योंकि उसकी पहले ही एलियोट के साथ बात हो गई थी। तभी टेरी जज से कहता है कि हमें चीफ की सारी सच्चाई बताओ। अब जज के पास भी टेरी से खुद को बचाने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए जज उसे बताता है कि चीफ और उसके चमचे छोटे मोटे केसेस में लोगों को फंसाकर उनसे पैसे जब्त कर लेते हैं। अगर पैसे ना हो तो उनका कोई कीमती सामान जब्त कर लेते हैं और फिर उनको जानबूझकर 90 दिनों तक कस्टडी में रखते हैं, क्योंकि 90 दिनों के बाद उनकी डैश कैम की वीडियो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है, जिसके बाद विक्टिम्स के पास खुद को सही साबित करने का कोई तरीका नहीं बचता, जिस वजह से पुलिस वाले उन लोगों के पैसे भी हड़प लेते हैं और उनके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं होता। और ठीक ऐसा ही स्कैम माइक के साथ भी हुआ था, लेकिन उसके 90 दिन अभी तक पूरे नहीं हुए, इसलिए टेरी समझ जाता है कि वो वीडियो फुटेज अभी भी एसडी कार्ड में ही होगी। फिर वो जज से पूछते हैं कि आखिर हमें उन सभी विक्टिम्स की वीडियो के एसडी कार्ड कहां पर मिलेंगे। जज उन्हें बताता है कि सारे एसडी कार्ड कोर्ट के नीचे बने बेसमेंट में ही है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि जज साहब ने बहुत सारी नींद की गोलियां भी खा रखी है, इसलिए धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब होने लगती है। ये देखकर टेरी और समर जल्दी से जज साहब के घर से निकल जाते हैं, क्योंकि अगर वहां पर पुलिस आ गई तो सारा इल्जाम उनके सर पर लग जाएगा। फिर वहां से निकलकर वो दोनों चुपके से कोर्ट के नीचे बने बेसमेंट में घुस जाते हैं और तभी उनकी नजर जमीन पर पड़े पेट्रोल पर जाती है और उसी वक्त ऊपर से कोई उस पेट्रोल में आग लगा देता है। लेकिन वक्त रहते समर जल्दी से अपने पास रखा नारियल पानी उसके ऊपर गिरा देता है, जिस वजह से वो आग आगे नहीं बढ़ती। लेकिन अब उनके पास सिर्फ कुछ ही समय बाकी था और उससे पहले उन्हें वो एसडी कार्ड ढूंढना होगा, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो एसडी कार्ड और बाकी की सारी जानकारी के साथ टेरी और समर भी बेसमेंट में ही जलकर मर जाएंगे। इसलिए दोनों जल्दी से एक रूम में जाकर एसडी कार्ड को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी समर को सभी एसडी कार्ड मिल जाते हैं, जिनको टेरी अपने बैग में डाल लेता है और फिर बेसमेंट से बाहर जाते समय वो खुद ही वहां पर बाकी के सभी एविडेंस में आग लगा देता है, ताकि पुलिस वालों को उन पर कोई भी शक ना हो और उन्हें लगे कि उनकी ही लगाई हुई आग में सारी जानकारी मिट गई। फिर टेरी जल्दी से पीछे के रास्ते से बाहर निकल जाता है, लेकिन समर बेसमेंट से होते हुए ऊपर कोर्ट में आ जाती है। फिर जैसे ही समर वहां से अपना यूरिन उठाने लगती है तो ऐन मौके पर स्टीव और उसका साथी ऑफिसर समर को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं, जिसके बाद स्टीव समर को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां से ले जाता है। अब दूर से टेरी भी ये सब कुछ देख रहा था, इसलिए वो अपनी गाड़ी से स्टीव की गाड़ी का पीछा करने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद टेरी देखता है कि स्टीव की गाड़ी कुछ और पुलिस वालों की कार के पास रुकती है और फिर कुछ बात करके दोबारा से वहां से चली जाती है। ये देखकर टेरी पीछे रह गई गाड़ी को टक्कर मारता है और फिर जल्दी से उस गाड़ी में मौजूद पुलिस ऑफिसर को बाहर निकाल लेता है। फिर टेरी उस पुलिस ऑफिसर पर जोर देकर पूछता है कि बताओ स्टीव समर को कहां पर लेकर गया है, लेकिन पुलिस वाला टेरी से कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर पुलिस ऑफिसर की बात सुनकर टेरी स्टीव से वॉकी टॉकी पर बात करता है
है और कहता है अगर तुम्हें एसडी कार्ड चाहिए तो मेरे साथ बात करो। फिर जैसे ही स्टीव टेरी का ये मैसेज सुनता है तो वो जल्दी से उसके पास मौजूद पुलिस वाले को कॉल करता है और टेरी से बात करवाने को कहता है। फिर टेरी स्टीव से कहता है कि मेरे पास सारे एसडी कार्ड्स मौजूद हैं जिनमें तुम्हारे काले कारनामे हैं, इसलिए अगर तुम चाहते हो कि मैं वो सारे एसडी कार्ड्स तुम्हें दे दूं तो जल्दी से समर को मेरे हवाले कर दो। टेरी की बात सुनकर स्टीव उसके साथ डील करने के लिए मान जाता है और ये देखकर स्टीव उसको कल सुबह रेबल रिज नाम की एक जगह पर बुलाता है। अब टेरी भी रेबल रिज जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी अगले दिन स्टीव अपने साथ कुछ और ऑफिसर्स को लेकर रेबल रिज पहुंच जाता है और टेरी के आने का इंतजार करने लगता है, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी टेरी वहां पर आता ही नहीं। इसलिए गाड़ी के अंदर बैठी समर को भी टेरी की काफी ज्यादा चिंता होने लगती है। दूसरी तरफ टेरी एक गाड़ी में बैठकर चीफ को कॉल लगाता है। फोन पर टेरी की आवाज सुनकर चीफ उसको सरेंडर करने की वार्निंग देता है, लेकिन टेरी ऐसा करने से साफ साफ इनकार कर देता है। तभी टेरी अपनी गाड़ी से पुलिस स्टेशन की प्रॉपर्टी रूम की दीवार तोड़ देता है और ये देखकर चीफ को लगता है कि टेरी वहां से पैसे लेने के लिए आया होगा, इसलिए वो जल्दी से प्रॉपर्टी रूम में जाकर गन उठाने की कोशिश करता है ताकि वो उससे टेरी को मार सके। लेकिन ऐन मौके पर टेरी चीफ के पीछे आ जाता है और उस पर गोलियां चला देता है। तभी वहां पर जेसिका भी गन लेकर आ जाती है, लेकिन टेरी उससे गन छीन लेता है। फिर वो जेसिका को बताता है कि मैंने चीफ को नकली गोलियां मारी है, इसलिए वो मरा नहीं बल्कि उसे थोड़ा सा दर्द हुआ होगा। फिर टेरी जेसिका पर विश्वास करके उसको उसकी गन लौटा देता है और कहता है तुम्हें समर को छुड़वाने में मेरी हेल्प करनी होगी। तभी जेसिका भी टेरी से अपनी गन वापस ले लेती है, जिसके बाद टेरी चीफ को भी एक जगह पर बांध देता है। लेकिन तभी स्टीव और बाकी के पुलिस ऑफिसर भी वहां पर पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्हें टेरी की वहां पर होने की खबर मिल गई थी। लेकिन पुलिस स्टेशन में जेसिका टेरी को धोखा दे देती है और टेरी ने जो उसे गन दी थी वो उसी गन को टेरी के ऊपर तान देती है। ये देखकर टेरी भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर जेसिका टेरी को पुलिस स्टेशन के बाहर ले जाती है जहाँ स्टीव और बाकी के ऑफिसर पहले से ही मौजूद थे। तभी स्टीव इवान से कहता है कि हमें टेरी को मार देना चाहिए ताकि ये किस्सा यहीं पर खत्म हो जाए, लेकिन इवान ऐसा नहीं करता क्योंकि इस वक्त उसका ईमान जाग जाता है। इतने में चीफ भी पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाता है और बिना कुछ सोचे समझे इवान के पैर पर गोली चला देता है, जिस वजह से इवान को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। फिर मौका देकर टेरी इवान को लेकर एक गाड़ी के पीछे छुप जाता है और कुछ छोटे मोटे बॉम्ब से चीफ और बाकी के ऑफिसर्स पर अटैक करने लगता है। देखते ही देखते टेरी फोक गैस के गोले छोड़ देता है, जिस वजह से आसपास धुआं हो जाता है। फिर टेरी उसी धुएं का फायदा उठाकर एक एक करके उन ऑफिसर्स को मारना शुरू कर देता है। तभी स्टीव भी टेरी के हत्थे चढ़ जाता है और टेरी उसको खूब मारता है, जिसके कारण वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर टेरी जल्दी से स्टीव की गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और गाड़ी को भगाकर इवान के पास ले जाता है। टेरी देखता है कि सिचुएशन अब और भी खराब होती जा रही है और ये देखकर वो जल्दी से इवान को गाड़ी के अंदर बिठा लेता है। तभी हम समर को देखते हैं जो गाड़ी में बेहोशी की हालत में पड़ी थी क्योंकि उसको स्टीव ने फिर से ड्रग का इंजेक्शन दिया था। फिर टेरी जल्दी से अपनी गाड़ी को लेकर वहां से निकल जाता है। इतने में स्टीव को भी होश आ जाता है और वो टेरी का गला पकड़ लेता है, लेकिन फिर भी टेरी गाड़ी नहीं रोकता, जिस वजह से स्टीव गाड़ी पर ही लटक जाता है। इतने में समर भी होश में आ जाती है। फिर वो स्टीव को धक्का देकर नीचे गिरा देती है, जिसके बाद तीनों वहां से निकल जाते हैं। लेकिन चीफ और उसके चमचे अभी भी टेरी की गाड़ी का पीछा कर रहे थे। फिर चीफ जेसिका को टेरी की गाड़ी ठोकने का ऑर्डर देता है, लेकिन होता इससे बिल्कुल उल्ट है। जेसिका टेरी की गाड़ी ठोकने की बजाय चीफ की गाड़ी को ही ठोक देती है। दरअसल स्टीव ही इकलौता ऐसा ऑफिसर था जो चीफ की साइड था और चीफ के कहने पर किसी को भी मार सकता था, इसीलिए सब लोग चीफ से डरा करते थे। अब क्योंकि स्टीव उनके रास्ते से हट चुका है, इसलिए सब लोग मिलकर चीफ को ही अपने जाल में फंसा लेते हैं और टेरी, समर और इवान तीनों बिल्कुल सेफ हो जाते हैं। फिर टेरी इवान और समर को जल्दी से हॉस्पिटल में लेकर जाता है ताकि उन दोनों का इलाज करवाया जा सके और दूसरी तरफ जेसिका जल्दी से अपनी गाड़ी से उतरकर चीफ को गन पॉइंट पर लेकर गिरफ्तार कर लेती है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन, बाय बाय।